हाय फ्रेंड्स, अपने चल रहे थे स्टेचुरी अपडेट। तो अपने लास्ट लेक्चर के अंदर अपने देखे थे कि जीएसटी के अंदर स्टेचुरी अपडेट किस तरह से आए हैं और आपको आपके एग्जाम के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो अपने वहां पर लास्ट ई-वे बिल तक देख लिया था। आप उससे आगे जो जीएसटी रिटर्न के अंदर जो स्टेचुरी अपडेट आए हैं उनको हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं अब जीएसटी रिटर्न, जो कि लास्ट आपका चैप्टर है, उसके साथ आप इसको स्टार्ट अपन ले रहे हैं। तो ये आपका लास्ट चैप्टर है। तो लास्ट चैप्टर के अंदर जो स्टेचुरी अपडेट आए हैं, तो ये भी कुछ अच्छे अपडेट आए हैं जिनको आप देखोगे तो ये भी इंपॉर्टेंट आपके रोल प्ले कर रहे हैं। जीएसटी रिटर्न के अंदर वैसे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आ गया कि पहले जो आप जीएसटीआर 3B मंथली फाइल करते थे, तो वहां पर उन्होंने ऑप्शन दे दिया कि जीएसटीआर जो 3B है वो तो आप क्या करोगे, क्वार्टरली फाइल करोगे, और जो उसका पेमेंट है वो आप डियर मंथली पेमेंट करना होगा। यानी जीएसटी का पेमेंट तो आपको मंथली करना होगा और जो रिटर्न है वो आपको क्वार्टरली फाइल करने के लिए दे दिया गया। तो आपके न्यू स्कीम इन्होंने रिटर्न के लिए ला दी क्वार्टरली रिटर्न। यानी रिटर्न तो हो गई क्वार्टरली, लेकिन पेमेंट जो आपको करना है वो कैसे करना है डियर, तो उनका मंथली पेमेंट आपको करना होगा। तो इस स्कीम का नाम हो गया QRMP, क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट कब से इफेक्टिव हुआ? 1 जनवरी 2021 के अंदर उन्होंने यहां पर एक अमेंडमेंट ला दिया और उन्होंने कहा गया कि जो आप रिटर्न फाइल करते थे, जो भी स्मॉल टैक्स पेयर है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जो भी स्मॉल टैक्स पेयर हैं जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो उनके लिए प्रोविजन इंसर्ट किया गया। तो अपन इसकी बात कर रहे हैं। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39(1) ऑफ द CGST एक्ट 2017 इंसर्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 10 नवंबर 2020, जो कि इफेक्टिवली कहां से हुआ? विद इफेक्ट फ्रॉम द 1 तो आपके इफेक्टेड हुआ, आपके अपन बात करें इफेक्टेड हुआ 1 जनवरी 2021 से, 1 जनवरी 2021 से इफेक्टेड हुआ। और उन्होंने जो जीएसटीआर 3B मंथली जाती थी उसको उन्होंने कहा क्वार्टरली फाइल करना होगा। तो रिटर्न तो आपको कैसे फाइल करनी होगी? क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। रिटर्न कैसे जाएगी? क्वार्टरली, और पेमेंट कैसे होगा? मंथली। तो पेमेंट होगा आपके मंथली। स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस एज ए ट्रेड फैसिलिटी मेजर इन द ऑर्डर टू फर्दर इजी टू प्रोसेस डूइंग बिजनेस। तो यानी अब आपके उन्होंने कहा कि जो स्मॉल टैक्स पेयर है, जो छोटे छोटे टैक्स पेयर है, तो उनके लिए ये स्कीम ला दी गई कि वो अपने रिटर्न को मंथली फाइल करें। रिटर्न को कैसे फाइल करें? मंथली। और पेमेंट कैसे करेंगे? रिटर्न को कैसे फाइल करेंगे? क्वार्टरली। रिटर्न फाइल करेंगे क्वार्टरली, और पेमेंट जो गवर्नमेंट को जाना है, तो गवर्नमेंट का हमको हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आप पेमेंट तो क्या करते रहो? मंथली करते रहो, लेकिन रिटर्न आप क्वार्टरली फाइल कर दीजिएगा। तो ये उन्होंने स्टेचुरी अपडेट उस केस में बताया गया। तो इसमें उनका क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट स्कीम। तो ये इसने कहा QRMP स्कीम इज एन ऑप्शनल स्कीम, और ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल। आप चाहो तो मंथली भी फाइल कर सकते हो, और आप चाहो तो क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। और जब ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लिया तो इस ऑप्शन को आपको कंटिन्यूस आगे भी यूज करना है, जब तक कि आप उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस नहीं कर लो, तब तक आपको ये फिर इसी ऑप्शन के अंदर अपने आप को कवर करने के लिए बताता है। तो ये स्मॉल टैक्स पेयर, मैंने कहा किसके लिए दिया गया? स्मॉल टैक्स पेयर, जो छोटे छोटे टैक्स पेयर हैं, हैविंग द एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, जो कि बैंक का पैन बेस्ड आपके दिखाई दे रही है, ऑफ डियर अप टू 5 करोड़ इन द करंट एंड द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसे केस में इनको ये क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने के लिए बता दिया, यानी आपको पेमेंट मंथली करना है और रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी है। लेकिन ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो ये ऑप्शन ले, चाहो तो मंथली भी रिटर्न फाइल कर सकते हो, कोई मना नहीं है। लेकिन जो ये स्कीम ले ली, तो फिर आपको तब तक ये स्कीम यूज करनी है जब तक कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस नहीं कर जाए। जैसे ही 5 करोड़ को क्रॉस करेगा तो फिर आपको मंथली रिटर्न में आना होगा। और इसमें एक ऑप्शन ये दिया गया कि आप GSTR 1 आप चाहो तो मंथली फाइल कर सकते हो, कोई इशू नहीं, जिससे कि सामने वाले का इनपुट रुके नहीं। सामने वाले को इनपुट तो कैसे मिलेगा? जब आप GSTR 1 फाइल करोगे। तो उन्होंने कहा कि यहां पर फर्निश देयर फॉर्म GSTR 1 आपको मंथली भी फाइल कर सकते हो और क्वार्टरली फाइल कर सकते हो, ऑप्शनल है, पेनल्टी नहीं लगेगी। GSTR 1 एंड फॉर्म GSTR 3B ऑन ए क्वार्टरली बेसिस विल पेइंग देयर टैक्स ऑन ए मंथली बेसिस।
थॉट ए सिंपल चालान। और ये पेमेंट आपको कैसे करना है, बहुत सिंपल ही चालान से पेमेंट करने के लिए बताता है। चालान का नाम होगा PMT, जैसे अपन बात करते हैं, और उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, ये इस केस में आपके बताता है। तो यहां पर उन्होंने कहा गया ऑप्शन है किसके लिए है, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर आपको देखना है अप टू 5 करोड़, अप टू 5 करोड़ एग्रीगेट टर्नओवर जब अपन बात करते हैं। तो ये आपको कितना दिखाई दे रहा है, अप टू डियर 5 करोड़ तक आपके दिखाई दे रहा है, जो कि आपको देखना होगा। तो करंट प्रीवियस ईयर या प्रेसिडिंग प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर आपको देखना होगा। तो इसने कहा गया कि आपको ये स्कीम आपको देखनी होगी, और एग्रीगेट पेन बेस आपको देखना है कि ये स्कीम आपको पेन बेस देखनी है। स्कीम लेने के लिए 5 करोड़ है, लेकिन एक और चीज बेनिफिट दिया गया कि आप ये ऑप्शन, जैसे मैं राजस्थान में हूं तो राजस्थान का मेरा जीएसटी नंबर अलग होगा, और मैं बात करता हूं मैं यूपी में हूं तो मेरा जीएसटी नंबर यूपी का अलग होगा, यूपी का अलग होगा। तो ये स्कीम मैं चाहूं तो राजस्थान के अंदर मैं रेगुलर स्कीम में जा सकता हूं, यूपी में मैं क्वार्टरली स्कीम यानी QMPT स्कीम में भी जा सकता हूं, QRMP स्कीम में भी जा सकता हूं, QRMP स्कीम में भी जा सकता हूं। यदि आपके पास ऑप्शन है कि टर्नओवर तो पूरे पैन का, पूरे ऑल ओवर इंडिया का देखना है, टर्नओवर तो पूरे ऑल ओवर इंडिया का देखना है, लेकिन इस स्कीम को यूज करने के लिए उन्होंने कहा गया कि आपके पास ऑप्शन है, जैसे राजस्थान के अंदर हो तो राजस्थान में मैं क्या ले सकता हूं, रेगुलर स्कीम ले सकता हूं, और यूपी में मैं चाहूं तो आपके QRMP स्कीम को भी ऑप्ट कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि दोनों जगह फिर मेरे, जैसे कंपोजिशन स्कीम में होता है कि एक बार आपने कंपोजिशन ले रखा है तो उसे सारे स्टेट में कंपोजिशन में रहना होगा, कहीं से भी बाहर हुआ तो फिर वो स्कीम कंपोजिशन स्कीम को नहीं ले सकता। लेकिन यहां पर उन्होंने ऑप्शन दिया है कि इसने क्या दिया गया, ऑप्शन फॉर QRMP स्कीम इस GSTN वाइज। कैसे है वो, GSTN वाइज है। तो GST यूपी का अलग है तो मैं वहां ले सकता हूं, राजस्थान का GST नंबर क्या है अलग है, तो मैं यहां पर रेगुलर स्कीम में जा सकता हूं। तो GSTN वाइज है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या है, एक ही पैन नंबर है, जैसे मेरा पैन नंबर है, अब मैंने एक अपना GST नंबर कहां ले रखा है, राजस्थान में, एक कहां ले लिया, यूपी में। तो मैं जब अपनी सप्लाई करूंगा राजस्थान से यूपी तो मैं क्या दिखाई दूंगा, डिस्टिंक्ट पर्सन दिखाई दूंगा। पैन नंबर मेरा ही है लेकिन दो डिफरेंट पर्सन आपके आ रहे हैं तो वो दिखाई देता है डिस्टिंक्ट। दो पैन नंबर एक ही पर्सन का, मैं एक ही पर्सन हूं, लेकिन मेरा एक ऑफिस कहां पे, यूपी में, और एक ऑफिस कहां है, राजस्थान में। तो मैं क्या दिखाई दूंगा, डिस्टिंक्ट पर्सन के रूप में दिखा दूंगा। कैसे दिखाई दूंगा, डियर डिस्टिंक्ट पर्सन, यानी पैन नंबर, यानी मैं एक ही आदमी हूं लेकिन दो मेरे GST नंबर हैं, तो मैं डिस्टिंक्ट पर्सन दिखाई देता हूं। के पास ऑप्शन फॉर द वन और मोर GSTN इज इंप्लाइड दैट समथिंग फॉर ए पैन कैन ऑप्ट फॉर द QRMP स्कीम एंड रिमेनिंग GSTN मे नॉट ऑप्ट फॉर द सेड स्कीम। ये इस केस में आपके बताता है। क्लियर। तो अब अपन इसमें बात करें, और ये स्कीम आपको कब मिलेगी, जब आपका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल या करंट फाइनेंशियल का टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सेड नहीं होना चाहिए। तो रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़, कहां तक दिखाई दे रहा है, अप टू 5 करोड़ इन द प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड हु हैज ऑप्ट टू फर्निश्ड क्वार्टरली रिटर्न अंडर QRMP स्कीम। और उसने अपने क्या कर लिया, QRMP स्कीम के अंदर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का स्कीम सेलेक्ट कर लिया एज द क्लास ऑफ द पर्सन हु सेल्फ फर्निश्ड ए रिटर्न फॉर एवरी क्वार्टर। तो फिर उसे एवरी क्वार्टर रिटर्न फाइल करने का फ्रॉम जनवरी 2021 एंड ऑनवर्ड एंड पे टैक्स एवरी मंथ। लेकिन टैक्स का पेमेंट तो मैंने कहा कैसे करना होगा, एवरी मंथ करना होगा। ये हमारी गवर्नमेंट ने आपके बताया है। कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस इसने कहा, रजिस्टर्ड पर्सन अंडर QRMP स्कीम मस्ट हैव फर्निश्ड द रिटर्न for the preceding month as due on the date of exercise such option. A registered person is not eligible to opt for QRM scheme if he has not furnishing the last return due on the date of the exercise this option. देखो QRMP स्कीम वो पर्सन नहीं ले सकता जिसने लास्ट डेट पर ये आपके लास्ट वाली रिटर्न फाइल नहीं की है, तो वो पर्सन आपके न्यू स्कीम वाली रेट को नहीं ले सकता। ये इस केस में आपके बताता है। तो ये कहता है इफ ए रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंड टू अवेल QRMP स्कीम, लेना चाहता है इंटेंड टू फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर इज एक्सरसाइज दिस ऑप्शन 27th of July for the said quarter, he must have filed the return for the month of June
which was due on 22nd and 24th of जुलाई। ये मैंने आपको बताया था कि 22nd और 24th ऑफ जुलाई कैसे एप्लीकेबल होगी, ये स्टेट वाइज आपके दिया गया है। अभी अपन देखेंगे कौन कौन स्टेट में 22 है और कौन से स्टेट में 24 है। जैसे मैंने कहा अपना राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर ये QRMP स्कीम के अंदर कोई पर्सन जाता है तो उसको रिटर्न फाइल करनी होगी आपके 24 को। लेकिन उसके जैसे काफी स्टेट है जिनके अंदर 22 डेट दी गई है। वो ऐसा किया गया क्योंकि आपके जब जीएसटी की साइट के ऊपर सारे यूजर एक साथ आ जाते हैं, सारे यूजर एक साथ आ जाते हैं, तो जीएसटी की साइट क्या हो जाती है, हैंग हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या ये स्कीम लाई और उनका क्या है, जो रेगुलर टैक्स पेयर है, जो रेगुलर टैक्स पेयर है तो वो अपनी मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं। रेगुलर टैक्स पेयर उनके लिए डेट होगी 20th डे 20 तारीख होगी। और उसके अलावा जो आपके स्तर से आ रहे हैं तो उनके लिए ड्यू डेट क्या होगी 22nd एंड 24। तो ये स्टेट वाइज फिर उन्होंने डेट को बाइफरकेट कर दिया जिससे कि आपके एक साथ यूजर साइट के ऊपर नहीं आ। इसके बाद अपन बात करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन अंडर QRMP स्कीम आर नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर आपको एक्सरसाइज नहीं करना, एवरी क्वार्टर एक्सरसाइज नहीं करना, नॉट रिक्वायर्ड। ये स्कीम एक बार आपने सेलेक्ट कर ली तो फिर आपको हमेशा के लिए, ये स्कीम आपने एक बार सेलेक्ट कर ली तो आपको हमेशा के लिए फॉलोअप करनी है, हमेशा के लिए फॉलोअप करनी है। तो ऐसा नहीं कि हर क्वार्टर में आपको चेंज करना है, एक बार स्कीम यूज कर ली फिर हमेशा चलती रहेगी, बस जब तक कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस नहीं कर जाए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बाकी का ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। मैनर ऑफ एक्सरसाइज द ऑप्शन QRMP स्कीम, जिसमें कहा ए रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंडिंग टू ऑप्ट for QRMP scheme for any quarter shall indicating is performing his furnishing of the return on a quarterly basis। कैसे फाइल करनी होगी, आपको अपनी रिटर्न अब फाइल करनी होगी क्वार्टर बेसिस से फ्रॉम फर्स्ट डे एंड सेकंड मंथ द प्रेसीडिंग क्वार्टर टिल द लास्ट डे ऑफ द 1 मंथ ऑफ क्वार्टर ऑफ विच द ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज। यानी इसने कहा फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ की रिटर्न भी आपको क्वार्टरली थर्ड मंथ में आपको फाइल करनी होगी। और इसके इसमें ऑप्शन है कि GSTR 1 तो आप मंथली फाइल करना चाहो तो फाइल कर सकते हो और क्वार्टरली फाइल करना चाहो तो क्वार्टरली फाइल कर सकते हो। बस पेमेंट पे ध्यान देना है कि पेमेंट आपको मंथली ही फाइल करने के लिए बताता है। अपन एग्जांपल लेते हैं, ए रजिस्टर्ड पर्सन इंटेंड टू अवेल QRMP स्कीम फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, क्वार्टर जुलाई टू सितंबर कैन एक्सरसाइज ऑप्शन फ्रॉम फर्स्ट मे टू 31st ऑफ जुलाई तक वो ऑप्शन इसको ऑप्ट करने के लिए इसमें बताता है। ऑप्शन ऑफ QRMP स्कीम टू लैप्स, आपके ऑप्शन कब लैप्स हो जाएगा, जब आपका टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। तो QRMP जो आपके स्मॉल टैक्स पेयर को दिया गया है, तो स्मॉल टैक्स पेयर कौन है, जिनका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर या फिर करंट फाइनेंशियल का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, अप टू 5 करोड़ है, तो बेटा उसको अपन क्या मार रखेंगे, QRMP स्कीम दे देंगे। लेकिन जिसका टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस कर गया तो फिर वो इस स्कीम से बाहर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन उसका क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। लेकिन ये लैप्स हो जाएगा तो उस क्वार्टर में जिसमें ये लिमिट क्रॉस की गई तो उस क्वार्टर तो उसको क्या करना होगा, ओल्ड सिस्टम यानी QRMP स्कीम से क्वार्टर रिटर्न फाइल करनी और उसके बाद उसे रेगुलर स्कीम में जाना होगा। तो ये नहीं कि इमीडिएटली मिल जाएगा, ये यहां पर उसने बताया गया है। इन केस ए रजिस्टर्ड पर्सन एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस 5 crore during a quarter in a financial year, he shall not be eligible for the furnishing a return of quarterly basis from the first month of the succeeding quarter. He shall opt the furnishing of a return on a monthly basis। यानी जैसे ही आपका टर्नओवर है डियर एक्सीड हो जाएगा 5 करोड़ से, तो जैसे ही एक्सीड हो गया तो वहां पर जिस क्वार्टर में एक्सीड हुआ उस क्वार्टर की तो रिटर्न कैसे फाइल करनी होगी, QRMP स्कीम से फाइल करनी होगी, QRMP स्कीम से फाइल करनी होगी। लेकिन उसके अगले मंथ से आपको रेगुलर स्कीम में रिटर्न फाइल करने के लिए आपको रिकमेंडेशन दे रहा है, रेगुलर स्कीम में रिटर्न फाइल करने के लिए रिकमेंडेशन दे रहा है। तो अपन बात करते हैं द फैसिलिटी फॉर द ऑप्टिंग आउट द स्कीम फॉर ए क्वार्टर विल बी अवेलेबल फ्रॉम फर्स्ट डे एंड सेकेंड मंथ ऑफ प्रेसीडिंग क्वार्टर ऑफ द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। ये इस केस में आपके स्कीम को कंसेप्टली बताता है। अब अपन बात करते हैं फॉर्म एंड मैनर ऑफ फर्निशिंग डिटेल ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई। GSTR 1 के अंदर आपको किस तरह से डिटेल फाइल करनी होगी, तो इसके लिए इसने कहा गया द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई
आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिकली, सारी की सारी कैसे इलेक्ट्रॉनिक फर्निश्ड होते हैं तो आपको पता है, इन फॉर्म GSTR1 फॉर द मंथ और क्वार्टर, फॉर द मंथ और क्वार्टर। ऑप्शन GSTR1 के लिए इसने बताया कि किस तरह से आपके ऑप्शन वर्क करेगा, तो मंथली या फिर क्वार्टरली, मंथली या फिर क्वार्टरली आपके पास है, ये ऑप्शन है। आप मंथली भी फाइल कर सकते हो, मैंने कहा सामने वाले को इनपुट चाहिए तो वो कहता है भैया मेरे को तो मेरा इनपुट दो, तो अपन मंथली फाइल कर सकते हैं, और आपके पास ऑप्शन में कोई लेट फी नहीं लगेगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आप क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हो, आप क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हो। साथ ही साथ इसने कहा गया कि जो रिटर्न है वो आपके यहाँ पर जो 3B की जैसे अपन बात करते हैं वो क्वार्टरली फाइल करनी है, लेकिन GSTR1 मंथली या क्वार्टरली आपके पास ऑप्शन होगा, वो आप फाइल कर सकते हो, पेमेंट मंथली, ठीक है। तो ये इस केस में आपको बताता है इनवॉइसिंग फर्निशिंग फैसिलिटी, और मैंने कहा कि अभी इनवॉइस अपलोड की जगह उन्होंने क्या लिख दिया, IFF, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। तो टैक्स पेयर ऑप्शन फॉर QRMP स्कीम में फर्निश द डिटेल ऑफ द सच आउटवर्ड सप्लाई to a registered person as may be considered necessary for the first and second month of quarter using the invoice furnishing facility IFF, using the invoice furnishing facility here after referred as the IFF. Invoicing pertaining to the last month of a quarter are to be uploaded in GSTR1, तो आपको GSTR1 के अंदर अपलोड करने के लिए बताता है। The facility of furnishing the detail of invoice in IFF has been provided so that allow detail of the supply to the duly reflected in the form GSTR2A, जिसके अंदर किसके अंदर बता रहा है, GSTR2A and form GSTR2B of the concerned recipient. The case where the buyer has made the purchase from a person opting the QRMP scheme, he could not have claimed ITC, but due to introduce of IFF, such delay will not be accrue, or as detail submit using IF will be reflected in GSTR2A। यानी आपने क्या कर दिया, मैंने कहा कि आप मंथली या क्वार्टरली, GSTR1 आपको फाइल करने के लिए बताता है, तो या तो मंथली फाइल कर सकते हो या फिर क्वार्टरली फाइल कर देते हो, तो ये अमाउंट आपके कहां रिफ्लेक्ट कर जाएगा, GSTR2A के अंदर आपके रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और GSTR2A के अंदर ये अमाउंट आपके रिफ्लेक्ट करते हुए आपको कंसीडर करने के लिए बताता है। द IFF इज नॉट मैंडेटरी बट द ऑप्शनल, मैंने कहा ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आपको जल्दी चाहिए तो आप इसको क्या मंथली फाइल कर दो, जिससे कि 2A में सामने वाले के रिफ्लेक्ट कर जाए, तो वो आपके पास ऑप्शन इन्होंने दिया गया है। आगे डियर अपन बात करते हैं इसमें, तो इसमें the detail of invoice furnishing using IFF is in the first 2 months of the quarter are not required to be furnished again GSTR1 for the said quarter। अब जैसे मान लो मैंने GSTR1 जनवरी का मंथली फाइल कर दिया, फरवरी का मंथली फाइल कर दिया, तो अब मैं मार्च का क्वार्टरली फाइल करूंगा, मार्च का क्वार्टरली फाइल करूंगा, तो ऐसा नहीं जो जनवरी और फरवरी के अंदर इनवॉइस मैंने फर्निश कर दिए, क्या दोबारा अपलोड करना है, नहीं जी नहीं, उनको मुझे दोबारा अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि जब मैं उनको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो अब जब मैं क्वार्टरली फाइल करूंगा तो मुझे दोबारा अपलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो यही चीज इसने कहा, ए रजिस्टर्ड पर्सन हु हैव अवेल QRMP स्कीम, उसने क्या ले लिया, QRMP स्कीम रिटर्न फाइल करने में ले ली, मंथली फाइल करेगा या क्वार्टरली फाइल करेगा, तो QRMP का मतलब क्वार्टरली फाइल करेगा, टैक्स का पेमेंट मंथली करेगा। लेकिन GSTR1 वो मंथली भी कर सकता है और क्वार्टरली भी कर सकता है। GSTR1 के लिए उसके पास ऑप्शन है कि वो मंथली भी फाइल कर सकता है और क्वार्टरली भी फाइल कर सकता है। तो यहां पर उसने कहा QRMP स्कीम ले ली, यानी अपनी जो टैक्स वाली रिटर्न है वो क्वार्टरली 3B फाइल करेगा, टैक्स मंथली पेमेंट करेगा, और GSTR1 जो फाइल करनी है वो उसके पास ऑप्शन है कि वो मंथली फाइल करे या क्वार्टरली फाइल करे। Want to declare 2 invoice out of the total invoice, issue the first month of quarter since the recipient of the supply covered by 2 invoice desired to avail ITC। अब उसने कहा भाई टोटल 10 इनवॉइस थे, उसमें से 2 इनवॉइस के जो रिसिपिएंट है ना, वो कहते हैं हमको तो इनवॉइस का इनपुट चाहिए, इनवॉइस का इनपुट चाहिए, तो इनपुट कब आएगा, जब GSTR1 में अपलोड करेगा, तो उसको GSTR इन्होंने 2 इनवॉइस अपलोड कर दिए, तो आगे जब वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा तो उसे केवल 8 इनवॉइस ही रिफ्लेक्ट करने होंगे, अब वापस पूरे 10 इनवॉइस दिखाने की जरूरत नहीं है, जो कि उसने 2 इनवॉइस पहले ही अपलोड कर दिए। तो उसने कहा डिटेल ऑफ द 2 इनवॉइस मे बी फर्निशिंग यूजिंग द IFF,
द डिटेल ऑफ द रिमेनिंग 8 इनवॉइस शैल बी फर्निश इन फॉर्म GSTR 1 ऑफ द सेड क्वार्टर। उसकी डिटेल तो 8 इनवॉइस की तो डिटेल कैसे दे रहा है, क्वार्टरली दे रहा है, और 2 इनवॉइस की डिटेल उसने अपलोड कर दी मंथली। तो मंथली अपलोड कर दी तो मैंने कहा उसके पास ऑप्शन है GSTR 1 के लिए, ऑप्शन है GSTR 1, तो वो मंथली फाइल करे या क्वार्टरली फाइल करे। तो उसने 2 इनवॉइस तो मंथली फाइल कर दिए, बाकी के बचे हुए 8 इनवॉइस वो क्वार्टरली फाइल कर सकता है। अब क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा तो ऐसा नहीं कि वो 2 अपलोड किए उनको कंसिडर करना, जब वो पहले अपलोड हो गए तो आप अपलोड करने की जरूरत नहीं है। The detail of the remaining 8 invoices shall be furnishing in form GSTR 1 of the said quarter. The 2 invoice furnishing in IFF shall be reflected in GSTR 2B of the concerned recipient of first of month of the quarter, and remaining 8 invoice furnishing in form GSTR 2 shall be reflected in GSTR 2B of the concerned recipient of the last month। ये इस केस में आपके बताता है। आगे लीजिएगा, यहां पर अपन बात करते हैं द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस फर्निश्ड इन GSTR 1। तो देखो मैंने कहा था GSTR 1 कैसे फर्निश्ड करते हैं, तो B2B है, B2B में तो इनवॉइस वाइज डिटेल चढ़ती है। B2B सप्लाई है तो मैंने कहा इनवॉइस वाइज डिटेल आपको अपलोड करनी है। B2B सप्लाई है तो बेटा आपको इनवॉइस वाइज डिटेल अपलोड करनी है। लेकिन B2C सप्लाई है, B2C सप्लाई है तो इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, और इनवॉइस का वैल्यू 2,50,000 से एक्सीड है, इनवॉइस का वैल्यू 2,50,000 से एक्सीड है, तो इनवॉइस वाइज डिटेल आपको चढ़ानी होती है। लेकिन यहां पर मैंने कहा कि यदि आपका इनवॉइस 2,50,000 से कम है तो आपको स्टेट वाइज आपको इंफॉर्मेशन अपलोड करनी होती है। ये मैंने आपको रिटर्न फाइलिंग में पढ़ा रखा है। और यदि इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो मैंने कहा पोर्टली बनाओ, एक साथ उठाकर पूरा का पूरा टर्नओवर उसमें रिफ्लेक्ट कर दो, एक साथ पोर्टली बनाओ और एक साथ पूरा का पूरा उसमें फर्निश्ड कर दो। ये आपके मैंने पढ़ा रखा है, तो इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, पहले भी पढ़ रखा है। इनवॉइस वाइज डिटेल ऑल, यदि B2B है तो इंटर स्टेट सप्लाई है चाहे इंट्रा स्टेट सप्लाई है, मेड टू द रजिस्टर्ड पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन की पूरी डिटेल जाएगी, एक एक इनवॉइस की डिटेल चलेगी। लेकिन B2C है इंटर स्टेट सप्लाई विथ इनवॉइस वैल्यू मोर देन 250 है, मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो एक एक इनवॉइस वाइज डिटेल जाएगी, इनवॉइस वाइज ऑल डिटेल जाएगी। लेकिन अपन बात करते हैं कंसोलिडेटेड डिटेल ऑफ ऑल, जैसे अपन बात करते हैं कंसोलिडेटेड डिटेल कब जाएगी, इंट्रा स्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर द ईच रेट ऑफ टैक्स, या स्टेट वाइज इंटर स्टेट सप्लाई विथ इनवॉइस वैल्यू ₹2,50,000 मेड टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ ईच रेट। जैसे मैंने कहा कि आपके इंटर स्टेट सप्लाई की तो 250 से ज्यादा का इनवॉइस है तो आपको क्या करना होगा, इनवॉइस वाइज ही डिटेल चढ़ानी होगी। लेकिन 250 से कम का इनवॉइस है तो मैंने कहा वहां आप स्टेट वाइज डिटेल को अपलोड करोगे। ये चीज इस केस में बताता है। डेबिट एंड क्रेडिट नोट इफ एनी इश्यू ड्यूरिंग द मंथ फॉर द इनवॉइस इशू बाय प्रीवियसली, और वो भी आपके इसमें रिफ्लेक्ट करने के लिए बताता है। फॉर्म GSTR 2 भी एक इन्होंने नया कंसेप्ट ला दिया। अब जब आप देखोगे, अभी तो GSTR 2A की बात कर रहे थे अपन, GSTR 2A की बात कर रहे थे, अब उन्होंने GSTR 2B कंसेप्ट ला दिया। अब ध्यान से सुनना बेटा, GSTR 2B लाने का रीजन क्या था, रीजन क्या था वो समझना, क्योंकि वो कहता है कि आपके GSTR 1 मैं इधर से अपलोड करूंगा तो इनपुट आपके रेसिपिएंट के बुक पे दिखाई देगा GSTR 2A में। अब GSTR 2A में जो इनपुट आ रहा है तो मैंने कहा कि GSTR 2A में जितना आपके इनपुट आ रहा है वो प्लस 5%, अभी नया 1 जनवरी से आपको पता है चेंज हो गया, 1 जनवरी 2021 से एडिशन में ले सकता हूं 5% तक, तो 5% तक मैं एडिशन और क्लेम कर सकता हूं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, मेरे GSTR 2A में इनपुट आ नहीं रहा था, लेकिन मेरे पास फिजिकली बिल था। मैंने देखा कि ये इनपुट तो मेरा आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों आ जाएगा, मैं जब तक परस्यू करता रहूंगा सामने वाले का जब तक वो अपलोड नहीं कर दे, और मैंने इनपुट क्लेम कर लिया उसका बिना मेरे 2A में रिफ्लेक्ट हुए, और वो 5% से ज्यादा है, समझना 5% से ज्यादा है। अब बाद में वो क्या है, रिटर्न फाइल करने के बाद वो इनपुट मेरे 2A में आ गया। 2A में तो मैंने कहा अपडेट होता रहता है, 2A तो अपडेट होता रहता है, जैसे जैसे कोई सामने वाला GSTR 1 अपलोड करेगा, फर्निश करेगा उसमें इनवॉइस, तो अपने यहाँ GSTR 2 में उसकी एंट्री आती रहती है और वो चेंजेज होता रहता है। लेकिन अब गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि इस बंदे ने स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो अप की है कि 5% ही बुक किया जिस डेट को रिटर्न फाइल कर रहा है। अब गवर्नमेंट को पता नहीं चलता था, गवर्नमेंट को पता कैसे नहीं चलता था, वो तो भाई 5% बताते था, लेकिन वो कहता था कि इनवॉइस
2A वो डाउनलोड करती थी गवर्नमेंट भी, तो वहां डिफरेंस खड़ा होता रहता था और गवर्नमेंट का रेवेन्यू का लॉसेस हो रहा था, गवर्नमेंट रेवेन्यू का लॉसेस हो रहा था, क्योंकि वो तो क्या करता था, अपने फिजिकली इनवॉइस के हिसाब से इनपुट क्लेम कर लेता था और देखता था आज नहीं तो कल मेरा इनवॉइस आ जाएगा और मेरा इनपुट वैलिड है, इनपुट वैलिड है। लेकिन वो क्या कर रहा था, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो अप नहीं कर रहा था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब कैसे पता चले, तो कैसे पता चले, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लाया जीएसटीआर 2B, और उन्होंने कहा जीएसटीआर 2B अपने आप ऑटो पॉपुलेट होगी, अपने आप ऑटो पॉपुलेट होके आएगी। जितना जीएसटीआर 2A के अंदर इनपुट आ रहा है ना, जितना जीएसटीआर 2A के अंदर इनपुट आ रहा है, किस दिन जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उस दिन की वो अपने आप पॉपुलेट होके खड़ी हो जाएगी और उसके अंदर इनपुट जो आ रहा है वो आपको देखा जाएगा और उसके 5% तक आपने लिया है तो इनपुट ठीक है। अब जीएसटीआर 2 बाद में अप टू डेट होके उसमें इनपुट आ गया तो गवर्नमेंट कहेगी अच्छा जिस दिन आपने रिटर्न फाइल किया था उस दिन तो 2A में इतना ही इनपुट था, तो फिर आपने 5% से ज्यादा जो इनपुट बुक किया है या तो उसको रिवर्स करो या उसके ऊपर इनपुट पे इंटरेस्ट का पेमेंट हमें करो, क्योंकि आपने एक्सेस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी कर लिया। तो इसको पता करने के लिए अब गवर्नमेंट ने नया फीचर्स इंट्रोड्यूस कर दिया कि अब जीएसटीआर 2 तो बनेगी, साथ में जीएसटीआर 2B भी आपके साथ साथ बन जाएगी और ये जीएसटीआर 2B में भी इनपुट आएगा, लेकिन उस डेट तक आएगा जिस डेट को आपने रिटर्न फाइल किया वहां तक का इनपुट दिखाई देगा। जीएसटीआर 2 तो आपके टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, जैसे ही सप्लायर आपके इनवॉइस अपलोड करेगा उसमें इनवॉइस आता रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि आप 5% से ज्यादा यदि आप इनपुट क्लेम कर रहे हो तो आपने स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो अप नहीं किया तो हमें उस पर इंटरेस्ट लेना है। तो इसके लिए उन्होंने बताया और मैंने कहा जीएसटीआर 2B ऑटो पॉपुलेट, ऑटो ड्राफ्ट आपके रिटर्न है, तो ऑटो ड्राफ्ट रीड ओनली, और मैंने कहा इसमें चेंज नहीं हो सकता, ये क्या है रीड ओनली, इसमें चेंज नहीं हो सकता, ये तो फिक्स हो गई, रीड ओनली है। स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ आईटीसी, और इसमें क्या है, डिटेल ऑफ आईटीसी इज मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड पर्सन। Recipient for every month, it is the static statement available only once a month, एक बार ही बनता है ये, once a month, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा जीएसटीआर 1 other than the supplier who has opted the QRMP scheme between the day immediately after the due date of the furnishing of the form GSTR 1 for the previous month to the due date of furnishing of the GSTR 1 of the months, ये इस केस में आपके बता रहा है। अब अपन इसमें बात करते हैं कि where for the quarterly form GSTR 1 या IFF form GSTR 5 and GSTR 6 the cut off date is the, जैसे मैंने कहा रात को ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगी, जैसे ही रात हुई और ऑटोमेटिकली कट ऑफ डेट पे कट ऑफ होके आपके बता दें कि GSTR 2 में इतना ही इनपुट है, उसके बाद में अपडेट होगी तो वो जीएसटीआर 2B की जिम्मेदारी नहीं है, आपसे इंटरेस्ट क्लेम कर लेगी, ये उन्होंने बताया गया है। तो 23.59 ये आपका टाइमिंग बता रहा है, जैसे रात को 12 बजने से पहले का टाइमिंग बता रहा है, तो वो आपके कट ऑफ डेट तक आपको बता देगी इतना इनपुट आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो अपन एग्जांपल देखते हैं। इफ ए सप्लायर ऑप्ट फॉर QRMP फाइल ऑन इनवॉइसिंग डेट 15th of July and 13th of August, it will get reflect in GSTR 2B, तो क्या दिखाई देगा, वो GSTR 2B में रिफ्लेक्ट कर देगा, of the July generated on 14th of August, the document is filed on 14th of August, the document will be reflected in GSTR 2B of the August, जनरेटेड ऑन 14th ऑफ सितंबर, कब जनरेट होगा, 14th ऑफ सितंबर को अपने आप ऑटो ड्राफ्ट होके पॉपुलेट हो जाएगी। ये हमारे इस केस में कंसेप्ट बता रहा है। तो अपन देखो किस तरह से जीएसटीआर 2 भी जनरेट होगी, तो उसका टाइमिंग उन्होंने दे दिया, फॉर द क्वार्टर जुलाई टू सितंबर फ्रॉम जीएसटीआर 2B फॉर ए रजिस्टर्ड पर्सन रेसिपिएंट हु हैज रिसीव्ड द सप्लाई फ्रॉम QRMP न्यू स्कीम के अंदर जो रिटर्न फाइल करा है, सप्लाई वेल एज फ्रॉम अदर सप्लायर विल बी जनरेटेड एज फॉलो। तो इसने कहा मंथ कब तक जमा जनरेट हो जाएगी, 14th डे को ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो जुलाई का 14th ऑफ अगस्त जीएसटीआर 2 भी जनरेट होगा, फिर कहता है अगस्त का 14th ऑफ सितंबर को जनरेट हो जाएगा, सितंबर का 14th ऑफ अक्टूबर को आपके जनरेट हो जाएगा, 14th ऑफ अक्टूबर को इस केस में जनरेट होने के लिए बताता है। तो ये हमारे इस केस में कंसेप्ट आपके इसमें आ जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं डियर फॉर्म एंड मैनर ऑफ फाइलिंग रिटर्न जीएसटीआर 3B, जो किसने बताया गया है,
तो यहां पर उसने कहा कि रूल 61 सब्स्टिट्यूटेड विद ए न्यू रूल, उसके साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, जैसे अपन बात करते हैं एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये अभी आपके इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मैंने आपको बताया था कि कोई भी पर्सन है, जैसे बैंक का हेड ऑफिस होता है, वो केवल क्या कर रहा है, इनपुट लेने का ही काम करता है, उसको बोलते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। फिर वो अपनी ब्रांचों में उस इनपुट को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन NRTP और एक कंपोजिट टैक्स पेयर ए पर्सन डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, यानी जो TDS डिडक्ट कर रहा है या जो TCS डिडक्ट कर रहा है, टैक्स कलेक्ट एट सोर्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो कि अपन बात करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर या सप्लायर ऑफ OIDAR सर्विसेज located in the non-taxable territory providing such service to the non-taxable online recipient is required to furnish a written inform GSTR 3B by electronically। कैसे फाइल करने की, इलेक्ट्रॉनिकली आप फाइल करने के लिए इसमें कंसेप्ट बताता है। ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, जैसे मैंने कहा ड्यू डेट आपके कैसे होगी, या तो आपके क्या होगी 22 या 24, स्टेट वाइज आपके बाइफरकेट कर दी, जिससे कि आपके, मैंने कहा कि अननेसेसरी बर्डन आपके नहीं आए, अननेसेसरी बल्क में बर्डन नहीं आए, तो उन्होंने स्टेट वाइज इसको क्या कर दिया, बाइफरकेट कर दिया कि आप GSTR 3B को कैसे फाइल करोगे। तो मैंने कहा इन स्टेट के लिए तो क्या डेट होगी 22 और नीचे वाले स्टेट्स के लिए डेट क्या होगी 24th डे ऑफ द सक्सेडिंग क्वार्टर्स आपके बताता है, जैसे समझिएगा। अब QRMP स्कीम अपने लिए ऑप्टिंग QRMP स्कीम, तो इनके ड्यू डेट्स की अपन बात करते हैं। तो इन्होंने कहा इन स्टेट में जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके लिए ड्यू डेट होगी 22 ऑफ द मंथ सक्सेडिंग फ्रॉम द क्वार्टर, क्वार्टर के बाद हो जाती है क्योंकि क्वार्टर रिटर्न जाएगी, और एक क्वार्टर रिटर्न जाएगी तो कब फाइल करनी होगी, क्वार्टर एंड होने के अगले महीने में। तो कौन कौन से इस केस में अपन बात करते हैं, यहां पर स्टेट्स हैं जिनके लिए 22 है, तो अपन बात करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन who's the principal place of business in the state of the Chandigarh, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जॉइंट यूनियन टेरिटरी, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, पुडुचेरी, दमन, अंडमान निकोबार, आइसलैंड और लक्षद्वीप। तो इनके लिए डेट क्या होगी 22 डे, कब क्वार्टर कंप्लीट होने के, 22 डे मंथ में आपको रिटर्न फाइल करनी होगी। इनके अलावा स्टेट्स हैं, जैसे मैंने कहा रजिस्टर्ड पर्सन हु इज द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, अपन कहा है राजस्थान में, ये राजस्थान, तो अपने लिए मैंने डेट बताई थी 24 था ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड द यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। तो इनके लिए डेट क्या होगी डियर 24 डे ऑफ द मंथ सक्सेडिंग द क्वार्टर, सक्सेडिंग ऑफ द क्वार्टर, ये इस केस में आपके डेट बताता है। तो ये आपके इस केस में डेट आपके बताता है। तो ये रिटर्न फाइल करने की डेट आपके बता रहा है, जिनको आपको ध्यान में रखना है कि 22 और 24 के अंदर अलोकेट किया है, और जो रेगुलर स्कीम के अंदर रिटर्न फाइल करा है उसके लिए 20th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, और इनके लिए 22 और 24 डे आपके इसमें बता रहा है। आगे लेते हैं जी। देखो डियर, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे ध्यान देना, जो अपन पेमेंट करेंगे उसके लिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लाया, तो ये आपके ऑब्जेक्टिव या फिर 4 मार्क्स का इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट आ रहा है मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स। तो मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स पे करने के लिए इन्होंने स्कीम का नाम दिया PMT 06 स्कीम, मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स। तो उन्होंने कहा गया कि जो भी आप पेमेंट करोगे तो उसका चालान जो फॉर्मेट होगा, चालान होगा PMT 06 के अंदर होगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन अंडर द QRMP स्कीम वुड बी रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इन फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ। मैंने कहा टैक्स तो आपको मंथली पेमेंट करना है, लेकिन रिटर्न आपको कैसे फाइल करनी है सर, क्वार्टरली फाइल करनी है, रिटर्न क्वार्टरली फाइल करनी है। तो कैसे करनी है, तो ये कहता है फर्स्ट और सेकंड मंथ में। तो उन्होंने कहा कि इसको टैक्स का पेमेंट करने का तरीका दिया गया कि आपको टैक्स का चालान आपको डिपॉजिट कराना का फॉर्म GSTR PMT 6। द पेमेंट इज टू बी मेड 25th डे ऑफ द मंथ ऑफ सक्सेडिंग द मंथ। और ये कब तक जमा कराना होगा, 25th डे को ऑफ सक्सेडिंग मंथ, ऑफ सक्सेडिंग मंथ।
Will generating the challan, taxpayer should be select of monthly payment for quarterly taxpayer, monthly payment for the quarterly taxpayer. As reason for generating the challan, the said person can use any of the following two option provided below the monthly payment of tax ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months. इसमें आता था ऑप्शन फॉर मेकिंग द पेमेंट कि दो ऑप्शन बता दिए गए आपको पेमेंट करना है. एक तो आता है फिक्स सम, एक फिक्स सम आप बना लो, उतना अमाउंट पे कर दो. एक आता है सेल्फ असेसमेंट. सेल्फ असेसमेंट का मतलब है आप अपने हिसाब से खुद टैक्स असेस करो और खुद जमा करा दो. तो दो मेथड आपके ऑप्ट करने के लिए बताता है. एक तो फिक्स सम यानी एक फिक्स अमाउंट आपको जमा कराना है, और एक कहता है सेल्फ असेसमेंट में आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करो और आप अपने हिसाब से जमा करा दो. तो फिक्स सम में तो क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, कहा कि जो पिछले क्वार्टर में आपने टैक्स पे किया था ना, उस टैक्स का 35% आप जमा करा दो. क्योंकि अपन प्रोपोर्शनेट कर ले तो 3 महीने होते हैं क्वार्टर में. तो अपन ने कहा कि 100 रुपए का टैक्स है, डिवाइड बाय 3 कर दो तो अराउंड 35% आपके आता है. फ्रैक्शंस आर इग्नोरेबल, तो मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं 35%. तो उन्होंने कहा आप पिछले क्वार्टर के हिसाब से 35% आप जमा करा दो, कोई इशू नहीं है. हम हर महीने आपको जमा कराना है तो 35% आप जमा कराते जाओ. तो ये फिक्स सम को आपको अलोकेटेड करता है. तो इसने कहा फिक्स सम मेथड. इसमें कहा इफ ए टैक्स पेयर चूज दिस ऑप्शन, यानी टैक्स पेयर ने ये ऑप्शन चूज कर लिया. ए फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन द जीएसटी पोर्टल द जनरेट ऑटो जनरेट चालान. अब आपने ये ऑप्शन चूज कर लिया ना, तो जीएसटी का पोर्टल आपकी इतनी हेल्प करेगा कि वो चालान खुद ही ऑटो जनरेट कर देगा, खुद ही जनरेट कर देगा प्री फिल्ड चालान, और उसके अंदर डाटा भी खुद ही फिल्ड कर देगा. जो कि मैंने कहा कितने परसेंट तक, 35%. जो पिछले क्वार्टर में आपने टैक्स पे किया उसका 35% तक का ऑटो फिल करके चालान बनाकर भेज देगा आपके पास. और चालान का नाम क्या होगा, जीएसटी PMT 06. द चालान अमाउंट इज कैलकुलेटेड किस बेस पे, बाय द सिस्टम विच कैन नॉट बी एडिबल. और जो डिपार्टमेंट का जो चालान जनरेट होकर है, सिस्टम जनरेटेड चालान जनरेट हुआ है, वो कैलकुलेट हुआ है, वो कैन नॉट बी एडिटेबल, वो एडिट नहीं हो सकता. क्योंकि वो फिक्स सम आपने लिया है, फिक्स सम आपने लिया है, तो वो फिक्स सम होगा 35%, जो कि आपने पिछले क्वार्टर में आपने टैक्स पे किया उस अमाउंट का. द अमाउंट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, 35% ऑफ द टैक्स पेड इन कैश इन द रिटर्न ऑफ द प्रेसीडिंग क्वार्टर. पिछले क्वार्टर में जितना टैक्स पे किया उस क्वार्टर का टैक्स का 35% तक होगा. द रिटर्न वाज फर्निश्ड क्वार्टरली, और रिटर्न तो आपको क्वार्टरली फर्निश करनी है, तो वो उन्होंने इस केस में कंसेप्ट आपके बताया है. टैक्स लायबिलिटी पेड इन कैश. टैक्स लायबिलिटी आपको कैसे पे करनी है, कैश पेमेंट करनी है. इन द रिटर्न फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रेसीडिंग द क्वार्टर वेयर द रिटर्न वाज फर्निश्ड मंथली. जैसे आपके यहां पर अपन बात करते हैं कि क्वार्टरली, वेयर द रिटर्न वाज फर्निश्डिंग द मंथली, चाहे आपने पिछले मंथ आपने मंथ रिटर्न ही क्यों ना फाइल करी हो, तो उसके हिसाब से ले रहा है. टैक्स लायबिलिटी पेड इन कैश इन द रिटर्न फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रेसीडिंग क्वार्टर वेयर द रिटर्न वाज फर्निशिंग मंथली. जैसे आपको बताता है, तो अपन एग्जांपल ले लेते हैं किस तरह से, कि इन केस ऑफ द लास्ट रिटर्न फाइल्ड वाज क्वार्टरली. मैंने क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया. अब क्वार्टरली रिटर्न फाइल किया है तो उसके ऑर्डर में मैंने टैक्स पे किया था, जैसे जनवरी टू मार्च, सीजीएसटी पे किया 100, एसजीएसटी पे किया 100, आईजीएसटी पे किया 500 और सेस पे किया 50. तो मुझे उसका 35% निकालना है, तो 100 का 35% कितना, 35. फिर एसजीएसटी 35. लेकिन अब 500 पेमेंट हुआ तो उसका 35% आईजीएसटी कितना पे करूंगा, अगले मंथ में जो रिटर्न का पेमेंट करूंगा PMT 06 से. तो ये कहता है कि टैक्स पेयर टू बी पेड इन ईच ऑफ द मंथ, जनवरी टू मार्च पिछले क्वार्टर का बेस उठाना है, उसका 35% निकाल रहा हूं. 35%, ये 35% और ये भी 35% आपके आ जाएगा. तो वो आपको पेमेंट करने के लिए कंसेप्ट आपको बता रहा है, वो अमाउंट आपको पेमेंट करने के लिए कंसेप्ट बता रहा है. यानी जो मैं चालान फर्निश करूंगा तो ये एडिटेबल नहीं है, आप इसमें मॉडिफाइड नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स अमाउंट है, ऑटो पॉपुलेट होके ऑटो जनरेट होके आ रहा है, डिपार्टमेंट खुद जनरेट कर देगा. लेकिन अपनी दूसरी स्कीम लेते हैं, मंथली स्कीम. इन केस ऑफ द लास्ट रिटर्न वाज मंथली फॉर टैक्स पीरियड, तो मंथली आपने फाइल किया, तो फिर आपको क्या करना है, हर मंथ
आपको उतना अमाउंट पे करना है जो कि उस मंथ में आपने पेमेंट कर रखा है। क्योंकि मैंने कहा कि ये मंथली पेमेंट किया तो मंथ के हिसाब से तो ले रहे हैं, तो इस मंथ 50 किया तो इस मंथ भी 50 करना होगा। फिर ये कहता है कि 50 किया तो 50, 80 किया तो 80, सेस नहीं है तो सेस नहीं पे करना। तो ये कहता है कि लास्ट हमने क्वार्टरली रिटर्न फाइल नहीं करी, मैंने क्वार्टरली रिटर्न नहीं फाइल की, कैसे फाइल की है, मार्च महीने मंथली फाइल की है। कैसे फाइल की है, मंथली। तो अप्रैल मई जून जैसे अपन बात करें कि अब मुझे टैक्स का चालान पेमेंट करना है, तो टैक्स रिक्वायर्ड टू बी पेड इन ईच मंथ, तो इक्वल अमाउंट पे करना है। यहां जो 50 रुपीज मंथली किया तो 50 इधर, सीजीएसटी 50 तो ये भी 50, ये आईजीएसटी 80 तो ये भी 80 आपको पेमेंट करना होगा। यदि आपने पिछले मंथ आपने रिटर्न कैसे फाइल करी है, मंथली रिटर्न फाइल कर रखी, तो मंथ में जितना टैक्स पे कर रखा था उसके हिसाब से यहां पर फर्निश्ड करने के लिए बताता है। सेल्फ असेसमेंट की अपन बात करते हैं तो सेल्फ असेसमेंट तो बहुत सीधा सिंपल है कि जैसे आपने सेल्फ असेसमेंट किया तो सेल्फ असेसमेंट में जो भी आपको अपने हिसाब से टैक्स डिटरमाइन होता है वो अमाउंट आपको फॉर्म जीएसटीआर पीएमटी6 के अंदर आपको पेमेंट करने के लिए बताता है। जीएसटीआर पीएमटी6 के अंदर ये अमाउंट आपको पेमेंट करने के लिए बताता है। तो ये हमारे इस केस में अपन खुद अपने हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करके खुद जमा करा रहे हैं, वो चीज इसमें बता रहा है। अब आता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किस तरह से एप्लीकेबल होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहता है कि क्या मैंने फिक्स सम मेथड लिया है, फिक्स सम मेथड लिया है। अब ध्यान समझना, फिक्स सम मेथड में क्या हुआ था कि पिछले क्वार्टर के अंदर जो अमाउंट आ रहा है उसका 35% मेरा चालान जनरेट होकर आ रहा है। जैसे मान लो मैंने कहा 1 लाख का मैंने पिछले क्वार्टर में टैक्स पे किया था, तो मेरा इस मंथ में टैक्स जैसे अप्रैल में पेमेंट करना है तो कितना करना है, 35,000। अब 35,000 पेमेंट करना है तो ये चालान एडिटेबल था क्या, नहीं था। मुझे जितना ऑटो ड्राफ्ट होके चालान आया था मैंने सर पूरा पेमेंट कर दिया। अब बाद में मुझे पता चला इस क्वार्टर की सप्लाई ज्यादा हो गई और मेरा टैक्स ज्यादा बन रहा है, तो क्या मुझे इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ना बाबा ना, क्योंकि मैं तो उसमें चालान में चेंज ही नहीं कर सकता था ना। चालान तो अपने आप ड्राफ्ट होके आ रहा है, अपने आप साइड अपने आप ऑटो पॉपुलेट कर रही है, मैं चेंज ही नहीं कर सकता था सर। वो फिक्स अमाउंट मेरे को पेमेंट करना था। तो अब मैं जो एडिशनल जो टैक्स पे कर रहा हूं तो मुझे उस पर इंटरेस्ट नहीं देना, क्योंकि मेरा कोई फॉल्ट नहीं है उसमें, चालान ऑटो ड्राफ्ट था, मैं उसमें चेंजेस कर ही नहीं सकता था। तो यही चीज कहा कि यदि फिक्स सम मेथड लिया तो नो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नो इंटरेस्ट वुड बी पेबल इन केस द टैक्स ड्यू इज पेड इन फर्स्ट 2 months of quarter by way of depositing the auto calculated fixed sum amount। तो भैया मैं कैसे उसमें चेंज कर सकता था, वो तो ऑटो कैलकुलेटेड फिक्स सम का अमाउंट था, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब जो डिफरेंस आ रहा है वो मुझे आपके क्वार्टर एंड पे जमा कराना है। तो ये हमारे इस केस में आपको बताता है कि उसमें कोई भी आपको यहां पर चेंजेस करने का ऑप्शन था ही नहीं, तो उसमें आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना। जैसे अपन बात करते हैं यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है, ए रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ऑप्ट फॉर द QRMP स्कीम। उसने कौन सी स्कीम ली है, QRMP स्कीम ली है, हैज पेड ए टोटल अमाउंट ऑफ ₹100 और टोटल अमाउंट कितना पे कर रहा है 100 इन कैश एज टैक्स लायबिलिटी इन द प्रीवियस क्वार्टर, यानी पिछले क्वार्टर में कितना अमाउंट पे किया है 100 रुपीज। अक्टूबर टू दिसंबर ही ऑप्ट टू पे द टैक्स अंडर द फिक्स सम। अब उसने फिक्स सम के हिसाब से उसने ऑप्शन ऑप्ट कर लिया। ही देयरफॉर पे 35 ईच, यानी 20 फेब को 35 रुपए पे करेगा, 35 रुपीज। फिर 25 मार्च को क्या कर देगा, फिर 35 रुपीज पे करेगा फॉर डिस्चार्जिंग द टैक्स लायबिलिटी फॉर द फर्स्ट 2 months। शुरू के 2 महीने में 35 रुपए पेमेंट करना पड़ेगा। अब आ रहा है अब क्वार्टर वाइज जनवरी एंड फरवरी। इन हिज रिटर्न फॉर द क्वार्टर इट फाउंड द लायबिलिटी बेस्ड ऑन द आउटवर्ड एंड इनवर्ड सप्लाई फॉर द जनवरी वाज 40। अब उसने कहा क्या कि आपका टर्नओवर ज्यादा हो गया और लायबिलिटी ज्यादा आ रही है, तो कह रहे हैं जनवरी में 40 रुपए थी और फरवरी में थी 42। तो ये जो अब मेरा डिफरेंस अमाउंट बन रहा है, तो क्या मुझे इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सर मैंने फिक्स सम से अमाउंट पे कर दिया। तो उसने कहा हाउएवर नो इंटरेस्ट वुड बी पेबल फॉर द लेसर अमाउंट ऑफ टैक्स। जो कि मैंने कहा 40 रुपीज निकल के आ रहा है, जबकि मैंने पे किया 35, तो 5 रुपीज लेसर अमाउंट पे किया। 42 का अमाउंट पे किया, जो कि मेरा बन रहा है 35 पेमेंट किया मैंने, जबकि बन रहा था 42, तो 7 रुपीज लेसर अमाउंट किया। तो इस केस में मुझे कोई इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ेगा, बस ही डिस्चार्ज हिज एंटायर लायबिलिटी फॉर द क्वार्टर इन द फॉर्म GSTR 3B।
ऑफ द क्वार्टर बाय द ड्यू डेट, बाय द क्वार्टर ऑफ द ड्यू डेट आपके इसमें कंसेप्ट बताता है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं ए रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज ऑप्ट द QRMP स्कीम। दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, QRMP स्कीम को ऑप्ट किया है किस बिहाफ पर? he has paid a total amount of ₹100 in cash as the liability in the previous quarter of October to December. He opt to pay under a fixed sum method. He therefore pay 35 each on 25th, क्योंकि QRMP में मैंने कहा जब आप मंथली पेमेंट करोगे चालान की डेट क्या होती है? 25th डे, तो 25th Feb और 25th of March. Discharging the tax liability for the first 2 months of quarter January and February. In his return for the quarter, he found the total liability for the quarter net of the available credit was 125. But he filed the return on the 30th of April. Interest would be payable at the applicable rate of 55, जो कि कितना हो गया? 125 और 70 deposited in cash ledger in the first and second month for the period between the due date of quarter, तो GSTR 3B on the 30th of April। तो उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करते हुए जो अमाउंट इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा वो इस पे आपके आ जाएगा। तो इंटरेस्ट वुड बी पेबल एट एप्लीकेबल रेट 55। 55 कैसे आया? 125 minus 70, 125 minus 70 deposit made in cash ledger in the first and second month for the period between the due date of quarter GSTR 3B and 30th of April। ये इस केस में आपके बताता है। For registered person making the payment of the tax by opting self assessment method। अब भैया जिसने सेल्फ असेसमेंट मेथड लिया और उसने कम जमा करा दिया, जैसे मैंने कहा कि मैं तो मेरे हिसाब से जमा कराऊंगा, जितना बनेगा उस हिसाब से बनाऊंगा, तो मैंने क्या कर दिया? सेल्फ असेसमेंट में, यानी मैं अपना टैक्स खुद डिटरमाइन करूंगा और खुद जमा कराऊंगा, तो वो मेथड मैंने ले लिया। अब उसमें यदि मैंने टैक्स कम जमा कराया, उस मेथड में मैंने टैक्स कम जमा कराया, तो फिर क्या होगा? उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने रेट बताई थी सेक्शन 50 के अंदर 18%। सेक्शन 50 के अंदर मैंने बताया था यदि मैंने ब्लेटेड पेमेंट किया और मैंने कम टैक्स का पेमेंट किया तो रेट लगेगी 18%, लेकिन मैंने फ्रॉड करके लिया, एक्सेस यूटिलाइज किए आईटीसी, एक्सेस रिफंड क्लेम किया, मिस यूटिलाइजेशन किया किसी भी का, तो रेट होती है 24%। ये इस केस में बताता है। और इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, इंटरेस्ट पेबल इफ एनी शैल बी पेड थ्रू द GSTR 3B के थ्रू मुझे उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए बताता है। आई थिंक ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लेट फी, यानी आपको जो QRMP स्कीम के अंदर जो रिटर्न आपने ली गई है, टाइम से जमा नहीं कराई, तो उस पर भी लेट फी की एप्लीकेबिलिटी बताता है। लेट फी इज एप्लीकेबल फॉर डिले फर्निशिंग द रिटर्न डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 ऑफ CGST एक्ट के अंदर वो आपके एज इट इज बताता है कि आपने रिटर्न टाइम से फाइल नहीं की तो डियर उस पर आपको क्वार्टरली रिटर्न है तो भी आपको लेट फी चार्ज होगा। ये इस केस में बताता है। It is clarified that no late fee is applicable for delay in payment of tax in first 2 months of the quarter। लेकिन आपके ये कहता है कि यदि आपने PMT 06 जो चालान मंथली 2 महीने का पेमेंट करना था वो आपने पेमेंट नहीं किया था, बाद में एक साथ पेमेंट करे तो केवल उस पर इंटरेस्ट देना, उस पर लेट फी नहीं लगेगी, उस पर लेट फी नहीं लगेगी। ये आपके इसमें बताता है। तो ये कहता है कि यदि एज पर द QRMP स्कीम में रिक्वायर्ड टू फर्निश द रिटर्न अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन दिस वन, तो उसको रिटर्न आपको टाइम से फर्निश करनी थी और उसमें डिले करता है तो उस पर लेट फी लगेगी। लेकिन जो चालान उसको टाइम से जमा कराने थे फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ का, उसने टाइम से जमा नहीं कराया तो उस पर इंटरेस्ट नहीं, उस पर लेट फी नहीं लगेगी, केवल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको करने के लिए बताता है। अब उन्होंने कहा एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ GSTR 1, जैसे अभी आपको बात करते हैं कि GSTR 1 फर्निश्ड करने के अंदर इन्होंने एक्सटेंशन दे दिया, नई डेट आपके दे दी गई है जिसके अंदर ये कहता है कि जिसका प्रोसीडिंग फाइनेंशियल का टर्न और अप टू 1.5 करोड़ है। तो डेट इन्होंने कहा पहले क्या थी 13th ऑफ मंथ ऑफ सक्सेडिंग ऑफ द क्वार्टर, ये आपके दे रखी है। अब इन्होंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर उसको जो डेट थी उसमें चेंजेस कर दिया गया। और चेंजेस क्या कर दिया जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अब आपके इन्होंने एक्सटेंशन कर दिया 1 जनवरी 2021 से। अपन बात करते हैं रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर QRMP स्कीम। QRMP स्कीम लेता है तो 13th डे ऑफ द मंथ
सक्सेडिंग ऑफ द सच टैक्स पीरियड, सक्सेडिंग ऑफ द टैक्स पीरियड, 13th डे ऑफ द मंथ सक्सेडिंग ऑफ द सच टैक्स पीरियड। और अदर्स के लिए मैं बात करूं, अदर्स के लिए बात करूं तो 11th डे ऑफ द मंथ सक्सेडिंग द टैक्स पीरियड, सक्सेडिंग ऑफ द टैक्स पीरियड, सक्सेडिंग ऑफ द टैक्स पीरियड, ये आपको बताया है। अदर्स के लिए आपके 11th डे ऑफ द मंथ सक्सेडिंग ऑफ द टैक्स पीरियड। और के लिए जिन्हें QRMP स्कीम लिए तो उनकी डेट क्या जाएगी यहाँ पर 13th डे ऑफ द मंथ ऑफ द सक्सेडिंग ऑफ द टैक्स पीरियड। ये हमारे इस केस में बताता है किसके लिए, GSTR 1 फर्निश्ड करने के लिए ये डेट आपके बताता है। तो यार ये आपके मैंने जितने भी स्टेचुरी अपडेट थे आपके आए हैं, जितने भी स्टेचुरी अपडेट आए हैं तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्टेचुरी अपडेट मैंने आपके साथ कंसिडर कर लिए हैं। और मैंने कहा कि आपका नवंबर 21 जो एग्जाम एप्लीकेबल होता है तो उसमें 30 अप्रैल 2021 तक के स्टेचुरी अपडेट आपके आते हैं। तो डियर मैंने यहाँ आपके साथ डिस्कस कर लिए, ये सारे के सारे स्टेचुरी अपडेट आपके साथ डिस्कस कर लिए। तो आप इनको एक बार ढंग से पढ़ लेना। बाकी के मैंने जो भी आपको पढ़ाया वो पूरा का पूरा अपडेटेड मॉड्यूल पढ़ाया, तो वो सारे के सारे अपडेटेड और साथ ही साथ ये स्टेचुरी अपडेट को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करना, तो बेटा मन लग के आके पढ़ना तो आपके अच्छे मार्क्स स्कोर होंगे। थैंक यू वेरी मच।